वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। मैं सुरुचि गुप्ता आप सभी का वेलकम करती हूँ आज के इस वर्चुअल वेबिनार में, जो कि बेस्ड है वन ऑफ द फेमस चार्टिंग पैटर्न्स कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल पैटर्न क्या है और किस तरह से चार्ट को समझकर आपको ट्रेड करना है, साथ ही किस पैटर्न पर आपको लॉन्ग्स या शॉर्ट्स इनिशिएट करके अपना टारगेट कब और किस लेवल पे अकम्प्लिश करते हुए प्रॉफिट बुक करना है, इसके ऊपर ओवरऑल सेशन रहेगा। और आज इस सेशन के वेल रिनाउंड स्पीकर हैं मिस्टर अंशुल जैन, जिनका 15 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। सर ने पहले भी काफी सारे वेबिनार्स होस्ट किए हैं एंड डे टू डे चार्ट पे चर्चा जो लक्ष्मी जी की तरफ से होता है वो भी अंशुल सर के थ्रू ही होता है। एंड लास्ट सैटरडे भी एक वेबिनार हेल्ड था जो कि था हाउ टू ट्रेड आईपीओज, जो कि आईपीओज का सेशन चल रहा है तो उसके ऊपर भी ओवरऑल इनका सेशन था, वेबिनार था। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था और होपफुली आज का ये जो वेबिनार है वो भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। सर की कोशिश रहेगी बहुत ही लेमैन टर्म में समझाने की आप सभी को कि चार्ट क्या है और किस तरह से आप उस पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर सीनियर रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर अंशुल जैन। एंड साथ ही आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप डायरेक्टली गव कर सकते हैं क्वेश्चन बॉक्स में, एंड सेशन ओवर होने के बाद वी विल टेक दैट क्वेरी। सो सर आई वेलकम टू यू। थैंक यू सुरुचि। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पहले प्रीवियस जो वेबिनार हमने किया था लास्ट वीक ऑन ट्रेडिंग आईपीओस, एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्लियरली मेंशन किया था कि आईपीओ कभी भी लिस्ट होता है तो नेक्स्ट 1 से 3 दिन में अगर वो ऊपर की तरफ लिस्टिंग गेन्स मिल रही हैं तो एक बार के लिए आप 4 या 5 दिन तक मैक्सिमम होल्ड कर सकते हैं और उसके बाद उससे एग्जिट कर लेना चाहिए। उसके बाद जब 1 से 3 महीने बाद आईपीओ बेस की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद जब ब्रेकआउट आना स्टार्ट होता है तब आपको आईपीओ में इंटरेस्टेड होना चाहिए अपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए या लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। तो दोनों केस में एक क्लियरली रूल ऑफ थंब मान के चलिए, जैसे ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है वैसे ही आईपीओ का ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर यही है कि अगर आईपीओ प्रीमियम में लिस्ट हो रहा है, लिस्टिंग गेन्स मिल रही हैं तो 1 से 5 दिन होल्ड करके उसको बेच दीजिए। अगर इन एनी केस वो डिस्काउंट में या नीचे लिस्ट हो रहा है या लिस्टिंग के बाद तुरंत नीचे जा रहा है तो इमीडिएटली उसको सेल ऑफ कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने नहीं किया होगा तो पेटीएम जिस हिसाब से नीचे सरका था, अगर लोअर लेवल में लोग बेचे हैं तो काफी लॉस हुआ है। तो इसको देखते हुए एक चार्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 2012 में आईपीओ आया था और इसकी लिस्टिंग हुई थी। इसके बाद अब जाके 531 हफ्ते और लगभग 3717 ट्रेडिंग सेशन के बाद इसने अपना आईपीओ बेस का ब्रेकआउट दिया है, अपना आईपीओ का हाई क्रॉस किया है। यानी जो ये कहते हैं कि आज नहीं तो कल रेट आ जाएगा, जैसे पेटीएम की लिस्टिंग हुई थी तो मैं काफी लोगों से सुन रहा था जिनका ये आर्ग्यूमेंट था, तो लगभग आर्ग्यूमेंट में बदल गया था कि नहीं रेट तो आ ही जाएगा। तो रेट आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है उसके लिए 531 हफ्ते भी लग सकते हैं, और अगर आप इतना पेशेंस रख सकते हैं अपने पैसे को डेड रखते हुए, जो एक समय में 460 की लिस्टिंग का शेयर 27 रुपए लगभग 80% अपनी वैल्यू एरोड कर चुका था। अगर इतना पेशेंस आपके पास है और आप रख सकते हैं देन वेल एंड गुड। नहीं तो ये आईपीओ का थंब रूल है कि 1 से 5 दिन में बेच के बाहर होइए, उसके बाद अगर बेस ब्रेकआउट मिलता है तो वापस से स्टॉक में इंटरेस्टेड होना चाहिए, और अगर नहीं मिलता है तो कोशिश कीजिए कि उस स्टॉक को जब तक आईपीओ बेस ब्रेकआउट ना मिल जाए उस स्टॉक को अवॉइड करके उससे दूर रहें। अब आते हैं आज के वेबिनार के टॉपिक पे। वारीजुरी परिवार में पैदा हुई इवान गुगलैंग कोवली बार्लिन में पली बड़ी थी। उनके परिवार का खेल से कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। उनके परिवार में किसी ने भी प्रोफेशनल स्पोर्टिंग करना तो दूर, उसमें करियर बनाना तो दूर की बात है, कभी देखना भी पसंद नहीं किया था, यानी देखते भी नहीं थे। तो एक तरह से पूरी तरह से प्रोफेशनल स्पोर्टिंग से डिस्कनेक्टेड फैमिली थी। लेकिन उनके घर के पास एक इंडोर टेनिस स्टेडियम था जहां उनके बच्चे हमेशा जाके देखते थे। तो ईवान हमेशा इंटरेस्टेड होती थी, वो गेट के बाहर खड़े होके टेनिस लोगों को खेलते हुए देखती थी, और देखते देखते उसका टेनिस में काफी इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हुआ। एक दिन की बात है जब वो गेट से झांक रही थी, लोगों को खेलते हुए देख रही थी, तब एक सज्जन ने उससे कहा कि क्यों नहीं अंदर आके एक बार खेल के देखती होगी, शायद तुमको पसंद आएगा। और जब वो अंदर खेलने गई पहली बार तो उसके पास एक नेचुरल टैलेंट था, पहली बार में उसने इतना बेहतरीन खेल दिखाया, क्योंकि देखते देखते उसका इंटरेस्ट इतना डेवलप हो चुका था और कुछ चीजें वो देख के ही सीख चुकी थी। तो जब पहली बार उसने टेनिस का रैकेट हाथ में लिया और उसने गेम खेला तो एक अलग प्रोफेशनल काइंड ऑफ अप्रोच था उसका। तो ये दिखा रहा था कि उसके पास एक नेचुरल टैलेंट था। तो इसके बाद धीरे धीरे उसने इस स्पोर्ट को पिकअप किया, उसकी फैमिली ने परमिशन दी
कि आप खेल सकती है। और उसने जब स्पोर्ट को पिकअप किया तो एक पर्टिकुलर पैटर्न डेवलप हुआ। जब भी वो घर से खेलने के लिए निकलती थी या प्रैक्टिस सेशन के लिए जाती थी तो उसकी मम्मी एक ही चीज बोल के उसको भेजती थी कि हैव ए ग्रेट डे हनी, यानी आप घर से जा रही हो तो आपका दिन अच्छा हो। और जब वो शाम को प्रैक्टिस करके आती थी तो उसकी मम्मी कभी ये नहीं पूछती थी कि आज आप जीती या हारी, या आज आपका रिजल्ट क्या रहा, या आज प्रैक्टिस कैसी रही, आज का सेशन कैसा रहा। वो हमेशा एक ही चीज पूछती थी कि आपका दिन अच्छा गया। और इसी चीज को धीरे 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 उसके दिमाग में सेट हुआ, और उसने हार और जीत से अपना फोकस हटाते हुए इस चीज पे फोकस सेट किया कि उसका दिन अच्छा होना चाहिए। और अच्छा दिन कैसे होगा, जब आप पूरी लगन और पूरी मेहनत से अपना परफॉर्मेंस ग्राउंड पे देंगे। जीत या हार, रिजल्ट एक अलग चीज है, बट अगर आप प्रॉपरली फुली डेडिकेटेड और कमिटेड हैं अपने काम की तरफ तो आपका दिन अपने आप अच्छा होगा। नो मैटर रिजल्ट क्या आता है, इवेंचुअली एक समय के बाद आप विनर इमर्ज होते हुए दिखेंगे। और एक के बाद एक अच्छा दिन बिताते हुए उसने, एवॉन ने, ना सिर्फ विंबलडन जो हाईएस्ट रेटेड टेनिस का टूर्नामेंट है विंबलडन जीता, उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन भी जीता। तो अब ये कहानी हमसे या हमारे मार्केट से कैसे कनेक्ट होती है? ऑफ लेट मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेड करने आते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि सुबह एसजीएक्स निफ्टी क्या चल रही है, या शाम को एशियन या यूरोपियन मार्केट क्या बंद हुए हैं, सुबह से क्या मार्केट में न्यूज आई है, कौन सी एक ट्रिगर आया है मार्केट को जो एक ऑपोजिट साइड में ट्रिगर कर सकता है या करंट रैली को इंटेंसिफाई कर सकता है। तो एक मार्केट में अच्छा दिन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको शाम को बैठ के पूरी प्रिपरेशन करनी होगी। आपको अपने वॉच लिस्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, स्टॉक्स लेने पड़ेंगे वॉच लिस्ट में कि कल मैं क्या ट्रेड करना चाहता हूँ। इसके लिए लक्ष्मी श्री में हम आपकी हेल्प करते हैं। हम शाम को प्री मार्केट के वीडियोस पोस्ट करते हैं जहाँ पे मार्केट की एनालिसिस होती है, और अब मार्केट में आज क्या हुआ उसकी एनालिसिस होती है, कल क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसकी एक एनालिसिस आती है। इसके बाद स्टॉक टू वॉच की एक सीरीज आती है जहां रेडीमेड आपको 3 से 4 स्टॉक मिल जाते हैं नेक्स्ट डे की वॉच लिस्ट के लिए। उसके अलावा आप अपने जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको देखते हुए उसके हिसाब से शाम को होमवर्क करके अपनी एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं। तो एक एडेड एडवांटेज पहले ही से आपके पास होती है जब लक्ष्मी जी के साथ आप जुड़े हैं। तो एक एडेड एडवांटेज है आपके पास कि आप शाम को एक 10 मिनट का समय स्पेंड करके लोगों से 2-3 घंटे आप पहले ही आगे आ सकते हैं। एक रेडीमेड 2-3 स्टॉक की वॉच लिस्ट और मार्केट की आउटलुक आपके पास होती है। इसके बाद जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम आते हैं तो जितने भी शाम को इवेंट्स हुए हैं या ओवरनाइट जो भी इवेंट हुए हैं या सुबह सुबह जो भी इवेंट आई है मार्केट खुलने के पहले, तो 8:30 बजे के वेबिनार में आप मार्केट से अपडेट हो जाते हैं कि ओवरनाइट चेंजेस क्या थे। इसके अलावा अभी मार्केट में क्या लग रहा है, क्योंकि रात को डाउ जोन्स भी था, उसके बाद यूरोपियन मार्केट की क्लोजिंग थी, सुबह एसजीएक्स में कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है। तो करंट मार्केट के कॉन्टेक्स्ट के साथ आप अपडेट हो जाते हैं। इसलिए अगर सुनजू को मैं कोट करूं जो जापानीज समुराई थे, हाईएस्ट ग्रेड वॉरियर थे जापानीज के, उन्होंने अपनी बुक आर्ट ऑफ वॉर में लिखा था, द मोर यू स्वेट इन ट्रेनिंग द लेस यू ब्लीड इन बैटल। तो जितना आप प्री मार्केट में और मार्केट जब बंद है उस समय आप जितनी अपनी प्रैक्टिस या अपनी वॉच लिस्ट को रेडी करके रखेंगे उतना मार्केट में आपको लॉस होने की संभावना कम रहेगी। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चरल टेंडेंसीज ऑफ द मार्केट पे। अगर मार्केट को हम देखें तो कोई भी मार्केट का जो पैटर्न होता है, अगर एक सिंपल टर्म्स में बताऊं तो एक कंप्रेशन लीड्स टू एक्सपेंशन और एक्सपेंशन लीड्स टू कंप्रेशन होता है। यानी मार्केट एक बार रैली करता है, उसके बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, अपनी जो भी गेन्स हुई हैं उनको डाइजेस्ट करता है और उसके बाद नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव लेता है। तो ये डाइजेशन, ये जो कंप्रेशन है या जो कंसोलिडेशन जिसको बोलते हैं, ये अगर हेल्दी है और लोअर वॉल्यूम्स पे है, और इसमें कई तरह के पैटर्न डेवलप होते हैं जिसमें से एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी है। तो ये जो पैटर्न जो डेवलप हो रहा है वो पैटर्न की डेवलपमेंट, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर आ रहा है, जो वॉल्यूम आ रहा है, वो दिखाता है कि ये वापस से अपनी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी को रिज्यूम करेगा या ये वापस से फेल हो जाएगा। कंसोलिडेशन अगर हेल्दी है और बायर्स अभी भी इंटरेस्टेड है तो लोअर वॉल्यूम्स पे करेक्शन होगा, और उसके बाद जब पैटर्न ब्रेकआउट देगा तो अपनी नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव वापस रिज्यूम होती हुई दिखेगी। तो ये पैटर्न जो कंसोलिडेशन के दौरान बनते हैं, ये पैटर्न की क्वालिटी डिसाइड करती है कि कौन सा गेहूं है और कौन सी उसमें से घुन है। तो अगर आप इन पैटर्न्स को बहुत अच्छे से बाय हार्ट करके पूरे स्ट्रक्चर, वॉल्यूम और वॉलिटिलिटी, ये 3 कंपोनेंट होते हैं, इन तीनों को जितने ध्यान से अगर देखते हुए आप सेलेक्ट करेंगे तो बहुत हद तक गुंजाइश ये रहेगी कि आप गेहूं को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब पैटर्न्स कई तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म पैटर्न होता है, लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है। तो पहले अपनी ट्रेडिंग
स्टाइल को, अपनी ट्रेडिंग मेथड को जान लीजिए कि आप किस चीज से कंफर्टेबल होते हैं, आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा कंफर्टेबल है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पास अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है जहां वो फंडामेंटल्स और तमाम तरह की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं और उसके बाद अपने स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं। बेसिकली बिजनेस आउटलुक देखते हैं कि अगले 5 से 10 साल में बिजनेस का आउटलुक क्या है और उसके हिसाब से जाते हुए इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर सही बढ़ा तो मल्टीफोल्ड गेन्स मिलते हैं, अगर गलत पड़ता है तो उतना ही उनको लॉस भी होता है। बट इवेंचुअली आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, एक चीज हमेशा याद रखिए कि जो भी पोजीशन आपके पास है उस पे एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए, क्योंकि प्रीवियस कई वेबिनार्स पे भी मैंने कहा है और रेगुलरली मेंशन करते आए हैं कि जिसने भी लॉन्ग टर्म के लिए आरकॉम या एडीएजी पैक या जेपी या सुजलॉन में इन्वेस्ट किया है, आज उनकी हालत हम सब देख रहे हैं। जिस समय ये स्टॉक्स मार्केट में हॉट थे और ट्रेडर फ्रेंजी या फेवरेट थे, उस समय कहा जाता था कि ये लॉन्ग टर्म में बहुत लंबी वेल्थ क्रिएट करने वाले हैं। तो जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आज ऑलमोस्ट पूरी कैपिटल उनकी एरोड हो चुकी है। और दूसरा आता है शॉर्ट टर्म एंड स्विंग ट्रेडिंग है और इंट्राडे ट्रेडिंग आती है। इंट्राडे ट्रेडर्स का अपना पैटर्न होता है, अपने छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट या 10 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करते हैं और अपनी इंट्राडे पोजीशन एग्जिट करके जाते हैं। जो बेस्ट ऑफ ऑल अगर मैं क्लासिफाई करना चाहूँ कि इंट्राडे और लॉन्ग टर्म के बीच में अगर कोई हम प्रेफर करना चाहते हैं या जो एक ट्रेडर के लिए जो पैसा कमा के देने वाली चीज होती है, वो होती है स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें सबसे बेहतरीन पैटर्न जो आता है वो आता है, पहला है मार्क मिनाविनी का वीसीपी। और मार्क मिनाविनी ने जिससे सीखा है या जो इस पूरे फादर ऑफ पैटर्न्स कहलाते हैं, वो है विलियम ओनील और उनका इजाद किया हुआ पैटर्न है कप एंड हैंडल। तो आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि कप एंड हैंडल पैटर्न क्या है, कैसे फॉर्म होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वॉल्यूम्स, वॉलिटिलिटी, किस तरह से कॉन्ट्रैक्शंस उसमें देखना है, किस तरह से एक पैटर्न के स्ट्रक्चर को सही तरीके से देखना है। इसके बाद थोड़ा सा हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे कि ये कब किसने और कैसे फॉर्म किया था और ये कब से पैटर्न चला आ रहा है और ये कब तक आगे चल सकता है। इसके बाद कप एंड हैंडल के की एलिमेंट्स और बेनिफिट्स क्या हैं कप एंड हैंडल ट्रेड करने के, कैसे कप एंड हैंडल पैटर्न में से आप ब्रेकआउट्स ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि कप एंड हैंडल पैटर्न में कई तरह के ब्रेकआउट होते हैं, जो लोअर बेस पे फॉर्म होते हैं, जो मिडिल बेस पे फॉर्म होते हैं, जो अपर एंड ऑफ द पैटर्न के पास ब्रेकआउट आता है। तो मल्टीपल लोकेशन पे एंट्री मिल सकती है, जिसको आप 3 तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। लोअर बेस पे लेके अपर बेस पे सेल कर दें, या अपर बेस के ब्रेकआउट को लेके आप एक्सपेंशनरी मूव प्ले कर लें। मिडिल बेस पे लेते हैं तो अपर बेस पे आधा बुक करके आधा एक्सपेंशनरी प्ले के लिए कर सकते हैं। या जनरली जो थोड़े से लंबे 3 से 6 महीने के लिए स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जनरली 1 to 3 वीक्स की एक स्विंग ट्रेडिंग होती है, 1 महीने से 6 महीने तक की होती है। तो जो थोड़ा सा लंबे समय के लिए स्विंग ट्रेडिंग करते हैं 1 से 6 महीने के लिए, वो इस पैटर्न में जनरली एक्यूमुलेट करते हैं कि लोअर बेस का जब ब्रेकआउट आता है तो बाई करते हैं, मिडिल बेस के ब्रेकआउट पे उसको ऐड करते हैं, और जब पूरी तरह से कप एंड हैंडल पैटर्न के ऊपर बेस ब्रेकआउट आता है तो अपनी पोजीशन को और ऐड करते हैं। तो इसको कहते हैं पिरामिड स्ट्रैटेजी, जहां आप थोड़ा थोड़ा करके अपना विनिंग पोजीशंस को ऐड करते जाते हैं और जब लास्ट में ब्लो अवे मूव आती है तो आप एक अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ प्रॉफिट्स में आना स्टार्ट होते हैं। तो ये भी हम चेक करेंगे कि किस तरह से कप एंड हैंडल पैटर्न के ब्रेकआउट्स को ट्रेड करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आएगा मैनेजिंग रिस्क की, इस पैटर्न के साथ आप रिस्क कैसे मैनेज कर सकते हैं। और जब हम एडवांटेज और बेनिफिट डिस्कस करेंगे इसको ट्रेड करने की, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें रिस्क मैनेजमेंट कितना जरूरी है। क्योंकि आपका स्टॉप लॉस, एक चीज जनरली मार्केट में या रेगुलर रिटेल क्लाइंट से हम सुनते हैं कि कोई भी चीज देते ही से स्टॉप लॉस कट गई। इस चीज को नेगेटिवली लेने की जगह अगर आप पॉजिटिवली लेंगे तो कोई भी चीज, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने बैंक निफ्टी बाई की है, आपका 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस है, 300 पॉइंट ऊपर का टारगेट है। मान लीजिए कि आपने XYZ पैटर्न देख के उसको बाई किया था, वो पैटर्न का ब्रेकआउट आया, आपने बाई किया। अब केस 1 आता है कि 10 दिन तक वो वहीं खड़ी रही, वो 100 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस नहीं कटा और 11वें दिन जाके आपका स्टॉप लॉस कटा। तो आपने क्या वेस्ट किया? आपने 10 ट्रेडिंग डेज वेस्ट किए, जहां इस कैपिटल को आप कहीं और कमिट करके ROI निकाल सकते थे। लेकिन 10 दिन पूरे वेस्ट करने के बाद 11वें दिन जाके स्टॉप लॉस कटा। वहीं दूसरे केस में आपने लिया और 15 मिनट बाद आपका स्टॉप लॉस कट गया, तो आपको इतनी जल्दी ये पता चल गया कि आप वहां पे गलत थे। आपने अपनी कैपिटल को एक छोटा सा लॉस दे के बाहर कर लिया और अब आपकी कैपिटल फ्री है। अगले 10 दिन 15 दिन में आपको कहीं ना कहीं उससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी 1:3 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड मिलेगा,
जहां आप ना सिर्फ अपना लॉस कवर कर लेंगे बल्कि अपनी कैपिटल को ग्रो भी कर लेंगे। तो ये दोनों तीनों चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे जब बेनिफिट्स और मैनेजिंग रिस्क पे आएंगे। कप एंड हैंडल पैटर्न क्या है? कप एंड हैंडल पैटर्न जनरली एक कप और हैंडल की तरह फॉर्म होता है। ड्रॉ करके दिखा दूं आपको तो कुछ इस तरह का पैटर्न फॉर्मेशन आता है। ये कप होता है, उसका इस तरीके का हैंडल बनता है और जब इससे ब्रेकआउट आता है तो हम इस पे लॉन्ग ट्रेड करते हैं। अब इसमें लोअर बेस, मिडिल बेस और अपर बेस, तीन तरह के बेसिस आते हैं। तो जब इस तरह के फॉर्मेशंस मिलती हैं मार्केट में तो एक एक्सप्लोसिव मूव मिलती है ब्रेकआउट के बाद, जहां पे अगर रिस्क रिवॉर्ड देखें तो लगभग 1:2 से लेके 1:20 और 1:50 तक जाते हैं। आगे एग्जांपल्स में हम जब देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जितनी हम रिस्क लेते हैं उसके मल्टीपल टाइम्स में हमको रिटर्न देखने के लिए मिलता है। अब फॉर्मेशन ऑफ ए कप कहाँ होना चाहिए? एक एडवांस पीछे से एक ट्रेंड होना चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है तो पहले से एक ट्रेंड होना चाहिए और उसके बाद जाके एक राउंडिंग बेस काइंड, एक बावल या राउंडिंग बेस फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो क्लासिक टेक्निकल एनालिसिस टर्म में बात करें तो जिसको हम कहते हैं कि राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है, तो एक इस तरह का एक राउंड फॉर्म होना चाहिए। जब कप कंप्लीट होता है तो उसके बाद एक ट्रेडिंग रेंज डेवलप होती है जहां पे राइट हैंड साइड में कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं और उसके बाद जाके ये हैंडल फॉर्मेशन होती है। उसके बाद ब्रेकआउट आता है। तो बेसिकली कप एंड हैंडल पैटर्न में पहले एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन होती है जो थोड़ा सा बड़ा पैटर्न होता है। उसके बाद राइट साइड में जो फॉर्मेशन होती है वो एक छोटी सी हैंडल काइंड ऑफ फॉर्मेशन होती है। उस हैंडल फॉर्मेशन में मेन 3 इंग्रेडिएंट होता है कि वो लोअर वॉल्यूम्स पे और लोअर वॉलिटिलिटी पे होना चाहिए, क्योंकि ये दिखाता है कि अब जो सेलिंग है वो एग्जॉस्ट होने लगी है और अब यहाँ पे किसी तरह की सप्लाई नहीं बची है। और अब जब ब्रेकआउट आएगा तो वापस से जो पहले एडवांस स्टेज में आए थे जिसके बाद कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था, वो बायर्स वापस इमर्ज होंगे और ये अपनी ब्रेकआउट लेते हुए अपवर्ड ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू करेगा। तो सब्सिक्वेंट ब्रेकआउट फ्रॉम द हैंडल्स ट्रेडिंग रेंज सिग्नल्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रायर एडवांस। तो इसमें हमको केवल स्टेज 2 के स्टॉक्स पे फोकस करना है। स्टेज 2 के स्टॉक क्या है ये विलियम ओनील की बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है और आगे वेबिनार्स में भी हम डिस्कस करेंगे कि स्टेज 2 क्या होता है। और स्टेज 2 के स्टॉक्स अगर आप बाई ओनली स्ट्रेटेजी ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में केवल 199 स्टॉक्स हैं और उसके बाद मार्केट में 1600-1700 स्टॉक्स और हैं जिनमें आप शॉर्ट्स नहीं कर सकते हैं। तो बाई ओनली जब स्ट्रेटेजी हम ट्रेड करते हैं डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में तो केवल स्टेज 2 स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। स्टेज 2 स्टॉक इन शॉर्ट होते हैं जो क्लियरली एक अप ट्रेंड में है, वहां पे प्रीवियस बाइंग फोर्स है, इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट है और इंस्टीट्यूशंस में एफआईआई हो सकता है, डीआईआई हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी या किसी एचएनआई, किसी भी तरह का। वो जब बाइंग फोर्स आती है इस चार्ट पे तो वो आपको दिख जाता है कि यहाँ पे इस स्टॉक में प्रायर एडवांस है। उसमें कोई भी हो सकता है, इस समय मतलब नहीं है कि कौन है, बट प्रायर एक एडवांस अच्छे वॉल्यूम पे होना चाहिए जो इंडिकेट करता है कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी स्टॉक में है। तो बेसिकली हमको फोकस क्या करना है? बेसिकली पहला फोकस होना चाहिए कि स्टेज 2 में स्टॉक होना चाहिए। स्टेज 2 अप ट्रेंड होती है, स्टेज 2 में उन स्टॉक्स को सेलेक्ट कीजिए, उनकी एक लिस्ट बनाइए। उसके बाद देखिए कि किस में एडवांस के बाद करेक्शन स्टार्ट हुआ है, एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनी है और उसके बाद टुवर्ड्स दी आउटर राइट ऑफ द चार्ट जब हैंडल की फॉर्मेशन आ रही है तो वहां पे कंप्रेशन इन वॉलेटिलिटी, कंप्रेशन इन वॉल्यूम्स, दोनों चीज होनी चाहिए। और उसके बाद जब ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट ऑन हायर वॉल्यूम्स होना चाहिए। कप एंड हैंडल पैटर्न इंट्रोड्यूस किया था विलियम ओनील ने अपनी बुक हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स में। अब विलियम ओनील का एक छोटा सा मैं अगर आपको इंट्रोडक्शन दे दूं तो इन्हें 1963 में विलियम ओनील एंड कंपनी स्टार्ट की थी और उसके बाद 1984 में इन्होंने एक डेली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, इन्वेस्टर बिजनेस डेली, आईबीडी जिसको हम कहते हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में हाईएस्ट रेपुटेशन कमांड करता है। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस के लिए सॉफ्टवेयर या डेटा चाहिए होता है तो वहां पे ऑथेंटिक डेटा मिलता है और जनरली जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो इनकी साइट को आप फ्री में भी यूज कर सकते हैं फंडामेंटल डेटा के लिए। उसके बाद 1988 में इन्होंने जब पूरे एग्जाम्पल्स जो इन्होंने ट्रेड किए थे पिछले 20 साल में सारे के एग्जाम्पल्स लेते हुए इन्होंने पूरी बुक लिखी थी हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक। ये बुक पढ़ना आपके लिए एक मैंडेटरी काइंड ऑफ सिचुएशन है अगर आप कप एंड हैंडल पैटर्न को अपने एक ट्रेडिंग आर्सेनल में अगर टॉप प्रायोरिटी दे के रखना चाहते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी पैटर्न से बनता है तो वो कप एंड हैंडल पैटर्न है। ये उनकी बुक है जिसके अंदर काफी सारे चार्ट्स और एग्जांपल्स हैं और डिटेल में कप एंड हैंडल पैटर्न की हिस्ट्री वगैरह दी हुई है। तो अगर बहुत डीपली इसको पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए एक मैंडेटरी होगी।
बिना ये बुक पढ़े पूरी तरह से कप एंड हैंडल पैटर्न को समझना मुश्किल है, क्योंकि इस बुक में लगभग पिछले 100 साल में जितनी तरह के पैटर्न्स फॉर्मेशन हुए हैं, या विलियम ओनील एंड कंपनी ने जब भी ट्रेड किया है, या उसके पहले जब रिसर्च की थी इनने इस पैटर्न को कंफर्मेशन के लिए, तो 100 साल के डेटा पे इनने ये चीज प्रैक्टिस की है और उसके बाद वो चार्ट्स पूरे पोस्ट किए गए हैं। तो ये बुक एक पढ़ना बहुत जरूरी चीज है। अब की एलिमेंट्स ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न में पहली चीज है ट्रेंड। सबसे पहले कोई भी स्टॉक में अगर ट्रेंड नहीं है, पीछे से बाइंग फोर्स नहीं आई है, स्टेज 2 अप ट्रेंड नहीं है, तो उसमें कप एंड हैंडल पैटर्न क्या किसी भी तरह का कोई भी पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस में लगभग 100 तरह के पैटर्न्स हैं, कोई भी तरह का पैटर्न फॉर्म हो जाए उसकी वैलिडिटी नेक्स्ट टू जीरो है, क्योंकि बिना ट्रेंड के ट्रेंड कंटिन्यूएशन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है। आप 1000 में से 2 एग्जांपल्स दे सकते हैं जहां पे बिना ट्रेंड के एकदम से ट्रेंड इमर्ज हुआ और चल गया, लेकिन 998 एग्जांपल्स ये भी मिल जाएंगे कि जहां बिना ट्रेंड के पैटर्न्स फेल होते हुए दिखे। तो पहले किसी भी चार्ट को जज करते समय हमेशा ये देखिए कि स्टेज 2 अप ट्रेंड हो, एक पीछे से ट्रेंड आता हुआ चला हुआ हो, उसके बाद कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉर्म हुआ है, उसके बाद ब्रेकआउट आना चाहिए। कब कभी भी यू शेप का होना चाहिए, यानी जब भी कप की फॉर्मेशन होती है तो कुछ इस तरह का यू शेप होना चाहिए, यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड होना चाहिए इस जोन में, ना कि इस तरह का वी शेप पैटर्न हो, क्योंकि वी शेप जब भी बाउंसेस आते हैं तो मोस्ट लाइकली वर्टिकल फॉल के साथ ये बॉटम्स टूट भी जाते हैं। इसलिए जब भी आप कप को रीड कर रहे हैं तो कप कुछ इस तरह का सॉसर होना चाहिए, यहाँ पे बेस में थोड़ा सा टाइम स्पेंड हुआ हो और उसके बाद राइट साइड में कॉन्ट्रैक्शन के बाद ब्रेकआउट आना चाहिए। कप की डेप्थ अगर देखें तो जो प्रीवियस ट्रेंड चला है और उसके बाद जब फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है कप एंड हैंडल की, तो इस कप की डेप्थ जो है पूरे ट्रेंड से 1/3 से कम होनी चाहिए, यानी जो करेक्शन फ्रॉम द टॉप आया है कप के फॉर्मेशन में वो लेस देन 1/3 ऑफ द रैली होनी चाहिए। यानी अगर 10 पॉइंट की रैली है तो इस बेस की डेप्थ 3-3.5 पॉइंट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, यानी 33-35% ऑफ द डेप्थ, पूरी ट्रेंड की डेप्थ इससे ज्यादा रिट्रेस नहीं होना चाहिए। आइडियली द डेप्थ ऑफ द कप शुड रिट्रेस 1/3 और लेस ऑफ द प्रीवियस एडवांस। अब हैंडल आते आते राइट साइड में जब हैंडल फॉर्मेशन आ रहा है तो पुल बैक बहुत नैरो होनी चाहिए। कई बार ये फ्लैग या पेनेंट की तरह होता है, जनरली इस तरह का पैटर्न होता है, लेकिन इस राइट साइड में 3 तरह के वेरिएशन होते हैं। ये यू शेप का भी हो सकता है, इस तरह का फॉलिंग एक फ्लैग भी हो सकता है, या एक पेनेंट एक ट्रायंगल की तरह इस तरह भी हो सकता है। तो एक 3 वेरिएशन इसमें रहेंगे, तीनों वेरिएशन भी आगे हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स में। बट कुछ तीनों में से जो भी वेरिएशन फॉर्म हो रहा है, जो मैंडेटरी चीज है वो है वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स क्लियरली ड्राइड अप होने चाहिए, वॉलेटिलिटी एकदम से ड्रॉप होनी चाहिए, यानी अगर ये इस तरह से आया है ट्रेंड और उसके बाद इस तरह का करेक्शन फॉर्म हुआ है तो नेक्स्ट जो है वो वॉलेटिलिटी इस तरह से एक्सट्रीमली ड्रॉप हो जानी चाहिए, जिसके बाद वर्टिकल ब्रेकआउट आता हुआ दिखता है। सो एक बार मैं आपके लिए क्लियरली पढ़ देता हूँ। ट्रेंड टू क्वालिफाई एज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, अ प्रायर ट्रेंड शुड एग्जिस्ट। Ideally, the trend should be a few months old or and not too mature. आप कई बार एक दिक्कत आती है कि आप ट्रेंड देख रहे हैं तो ट्रेंड देखते समय ये भी जज करना जरूरी है कि ट्रेंड एक्सट्रीमली मेच्योर तो नहीं है। जैसे करंट केस में अगर आप तांला का स्टॉक देखें तो एक्सट्रीमली मेच्योर ट्रेंड है, उसमें से ब्रेकआउट आया है, बट इवेंचुअली इस तरह के लेट स्टेज ब्रेकआउट फेल होते हैं। तो एक ट्रेंड होना चाहिए पीछे और ट्रेंड यंग होना चाहिए, एक्सट्रीमली मेच्योर, एक 700-800-900% की गेंस नहीं होनी चाहिए कि एक मेच्योर ट्रेंड के बाद, क्योंकि जनरली डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज 3 डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेज 4 एक सेल ऑफ स्टार्ट होता है। कप द कप शुड बी यू शेप्ड एंड रिसेंबल अ बाउल और a rounding bottom kind of formation. A V-shaped bottom would be considered too sharp for a reversal to qualify. Cup depth, ideally the depth of the cup should retrace 1/3 or less of the previous advance. Handle, after the high formation of the right side of the cup there is a pullback that forms the handle. Sometimes this handle resembles अब फ्लैग कुछ इस तरह का होता है, इस तरह की फॉर्मेशन में अगर हैंडल फॉर्म हो रहा है तो ये फ्लैग होगा, और पिनेंट कुछ इस तरह की फॉर्मेशन होती है, एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन, ट्रायंगल से काफी छोटा होता है। एक ट्रायंगल की जो फॉर्मेशन होती है उसके मुकाबले पिनेंट की फॉर्मेशन लेस देन 1/4 या 1/3 टाइम में हो जाती है। तो एक क्लियरली जब आप देखेंगे चार्ट पे तो दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि ये ट्रायंगल है या पिनेंट की फॉर्मेशन है, या एक छोटा सा अगेन एक यू फॉर्मेशन होती है और उसके बाद ब्रेकआउट आता हुआ दिखता है। इस फॉर्मेशन में अगर इसके पहले जब एडवांस में वॉल्यूम्स कुछ इस तरह के थे तो इस फॉर्मेशन में आते आते वॉल्यूम्स कुछ इस तरह की एकदम से
ड्रॉप होते हुए छोटी छोटी बार्स बननी चाहिए, ना कि हाई वॉल्यूम्स होना चाहिए। और वोलेटिलिटी सब्सटैंशियली ड्रॉप हो जानी चाहिए जस्ट बिफोर ब्रेकआउट, यानी ब्रेकआउट के पहले कुछ इस तरह का पैटर्न नहीं होना चाहिए कि ऑल ओवर द प्लेस चार्ट में पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। बहुत नैरो, कुछ इस तरह की नैरो रेंजेस होनी चाहिए जिसके बाद सस्टेनेबल ब्रेकआउट आता है। सो यहाँ पे पार्ट 1 खत्म होता है, जहां हमने ये डिस्कस किया है कि कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है, कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, कप एंड हैंडल पैटर्न की आइडियल लोकेशन किस जगह होनी चाहिए, उसके अंदर वॉल्यूम और वोलेटिलिटी किस तरह की होनी चाहिए, और उसके बाद ब्रेकआउट के केस में सिनेरियो किस तरह का होना चाहिए। ब्रेकआउट के लिए एक चीज डिस्कस में करना चाहूंगा कि जब भी ब्रेकआउट पैटर्न से आ रहा है, किसी भी पैटर्न से, चाहे वो कप एंड हैंडल पैटर्न हो या टेक्निकल एनालिसिस का किसी भी क्लासिक पैटर्न से ब्रेकआउट आ रहा है, तो एक जनरल रूल ऑफ थंब ये है कि ब्रेकआउट डे पे वॉल्यूम्स जो है ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स दी 30-डे एवरेज वॉल्यूम होना चाहिए। कुछ लोग 22-डे एवरेज वॉल्यूम चूज करते हैं, जो एक महीने की ट्रेडिंग सेशन है 22। कुछ लोग 66 डेज की यूज करते हैं, 65 या 66 डेज की, जो एक क्वार्टर को रिप्रेजेंट करता है। कुछ लोग 50-डे यूज करते हैं, जो जनरली बहुत समय से एक होली ग्रेल की तरह चला आ रहा है। बट इन जनरल अगर आप 30 डेज का वॉल्यूम अगर देखते हैं जो कप एंड हैंडल पैटर्न के साथ एसोसिएटेड है, 30 डेज के एवरेज वॉल्यूम से अगर 1.25 टाइम्स एटलीस्ट वॉल्यूम होना चाहिए, इससे नीचे के वॉल्यूम्स पे आप हमेशा ब्रेकआउट को सस्पिशन के साथ देखिए। इसके अलावा अगर वॉल्यूम्स 2x की 30 डे एवरेज वॉल्यूम है तो ये एक परफेक्ट कैंडिडेट होता है। अगर पूरा स्ट्रक्चर सही से, प्रीवियस वॉल्यूम्स, कॉन्ट्रैक्शन, वोलेटिलिटी जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, अगर पूरी चीजें आइडियल हैं और उसके बाद 2x ऑफ द एवरेज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आ रहा है, तो इन जनरल ब्रेकआउट के बाद जो ट्रेंड आता है वो आपको, अगर रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से मैं बात करूं, तो अगर आपकी रिस्क 1 आती है तो रिवॉर्ड 1:3, 1:5 से 1:10 के बीच में जाते हैं। अगर हैंडल लूजली फॉर्म्ड है तो मोस्ट लाइकली आपका एडवांस 1:1 के बाद एकदम वर्टिकली ड्रॉप होते हुए आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करता जाएगा। तो पैटर्न को फाइंड करने में या रीड करने में बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जनरली जब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आंखें उस चीज को अपने आप देखने लगती हैं, हमारा दिमाग उस पैटर्न को वहां चार्ट पे बनाने लगता है जो वो है नहीं। जब मैंने स्टार्ट किया था वहां पे कप एंड हैंडल पैटर्न किया, उसके आसपास की कोई चीज नहीं होती थी और मैं आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट देता रहता था कि ये कप एंड हैंडल है, ये कप एंड हैंडल है। और एक ब्रेकआउट आने के बाद एक बड़ी बार के साथ ब्रेकआउट आता था और उसके बाद वर्टिकली ड्रॉप होते हुए वो नीचे चला जाता था। तो इस चीज को धीरे 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 आपका दिमाग पढ़ना चालू करता है। 3 से 4 महीने जब आप रोज बैठ के 100 से 150 चार्ट देखेंगे और उसको फाइंड करना स्टार्ट करेंगे, तब धीरे धीरे दिमाग आपका उस चीज को सेट करेगा, क्योंकि एक एक्सरसाइज की तरह है कि जितने आप डंबल्स उठाएंगे उतनी आपकी मसल बिल्ड होगी। तो ये भी दिमाग की मसल, जो लेफ्ट ब्रेन से ये चीजें प्रोसेस होती हैं, तो जितना आप उसको एक्सरसाइज कराएंगे रोज 100 से 150 चार्ट की, उतनी जल्दी और उतनी आराम से, उतनी नेचुरली ये पैटर्न आपको दिखना स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग में हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि आपका दिमाग अपने आप वो पैटर्न आपको चार्ट पे दिखाने लगता है जो वहां नहीं होता है। तो इस गलती से बचने के लिए इनिशियली कम से कम 2 से 3 महीने केवल अपने चार्ट्स को मार्क करके या प्रीवियसली कप एंड हैंडल पैटर्न के ब्रेकआउट्स जो आए हैं उसमें वोलेटिलिटी, वॉल्यूम और रेंज, इन चीज की कॉन्ट्रैक्शंस को, और कब की डेप्थ को, कब कितना टाइट है, कब कितना लूज है, इस चीज को जज करते हुए अगर प्रीवियस एग्जांपल्स को रीड करेंगे तो अगले 3 महीने बाद आप इस चीज में, फॉर्मेशंस में बहुत परफेक्ट होंगे। इनिशियल स्टेज पे कोशिश कीजिए कि केवल फॉर्मेशंस को मार्क करने की, ना कि ट्रेड करने की, क्योंकि लूज पैटर्न ट्रेड करने के बाद जब स्टॉप लॉसेस कटेंगे तो जनरली यही चीज आती है कि अरे ये तो बेकार है, काम नहीं करता है। अगर विलियम ओनील 17,000% रिटर्न निकाल सकता है सिर्फ कप एंड हैंडल पैटर्न ट्रेड करते हुए एक ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years, तो हम एटलीस्ट 50 या 100% रिटर्न हम भी निकालने के काबिल हैं। सब्जेक्ट टू पैटर्न की रीडिंग, पैटर्न की वैलिडिटी बहुत एक स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए। अगर थोड़ा सा भी पैटर्न लूज है तो आपको उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, भले वो कितना अच्छा लग रहा हो, दिमाग कितना भी बता रहा हो कि ये पैटर्न बहुत अच्छा है, थोड़ी सी इसमें एक 10% की कमी है लेकिन ये चल जाएगा, 10 में से 4-5 चल भी जाएंगे, लेकिन जो 6 स्टॉप लॉसेस लेके जाएंगे वो उस 4 के प्रॉफिट से ज्यादा लेके जाएंगे। इसलिए पैटर्न को जब आप जज कर रहे हैं तो 3 चीज बिल्कुल दिमाग में रखिए कि पैटर्न की फॉर्मेशन स्ट्रक्चर किस तरीके का है, वॉलेटिलिटी कंप्रेशन किस तरह की है, और सबसे महत्वपूर्ण वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम अगर कंप्रेस नहीं हुआ वॉलेटिलिटी कंप्रेस होने के बाद भी, तो मोस्ट लाइकली ये डिस्ट्रीब्यूटिव फेज और ब्रेकआउट में आपको ट्रैप करेगा और उसके बाद वर्टिकली नीचे आते हुए स्टॉप लॉस खाएगा।
तो ये चीज, तीन चीज अगेन मैं इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर सकता हूँ कि पैटर्न देखते समय अपने दिमाग को प्रैक्टिस दीजिए 3 महीने की, प्रीवियस हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल, एटलीस्ट हंड्रेड्स ऑफ चार्ट रोज देखिए, उसमें पैटर्न फाइंड करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद देखिए कि ब्रेकआउट के बाद किस तरीके का बिहेवियर रहा है, ब्रेकआउट के पहले किस तरीके का बिहेवियर रहा है। और तीन चीज जो बेसिकली दिमाग में बिठा लेनी है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द पैटर्न, डेप्थ ऑफ द बेस, वॉलेटिलिटी कंप्रेशन और सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम कंप्रेशन। सो पार्ट 1 यही हम कंक्लूड करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे कि जितनी चीजें हमने डिस्कस की हैं ये चार्ट पे किस तरह से दिखती हैं। तो आज के लिए सेशन यहीं खत्म रहेगा। थैंक यू। कोई क्वेश्चंस हो तो ले सकते हैं। सर क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ आगे बढ़े तो जो क्वेरी हमारी क्वेश्चन बॉक्स में आई है, जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया है कि कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली रिस्क एंड रिवॉर्ड जब मेजर करते हैं, स्ट्रक्चर, डेप्थ और वॉल्यूम। तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, डेप्थ के ऊपर आ रही है कि चार्ट पैटर्न्स जो बनते हैं कप एंड हैंडल, तो किस डेप्थ है कि हमको उसको एनालाइज करके चलना चाहिए। देखिए, अगर जनरली प्रीवियस ट्रेंड की अगर बात करें तो इस तरह का प्रीवियस कुछ ट्रेंड होना चाहिए, तभी आप कंटिन्यूएशन, क्योंकि कंटिन्यूएशन पैटर्न के लिए, कंटिन्यू करने के लिए पहले एक ट्रेंड एस्टैब्लिश होना चाहिए। तो इस तरह का जब एक ट्रेंड रहेगा उसके बाद इस तरह की फॉर्मेशन आती है तो ये एक्सेप्टेबल है। यहाँ से यहाँ तक की अगर आप ये मेजर करें तो इसका जो 1/3 यहाँ आता है, 2/3 यहाँ आता है, 1/3 के नीचे इस करेक्शन को, जो इनिशियल कप है, इसको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ इस तरह का पैटर्न फॉर्म होता है तो ये काफी लूजली बिल्ड पैटर्न है। तो कोई भी जब प्रीवियस ट्रेंड आप मेजर कर रहे हैं तो केवल उस पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लीजिए 33% का, इस लो से इस हाई तक का, और वो 33% की लाइन कुछ इधर तक आएगी। तो जब भी ये कप की डेप्थ फॉर्म हो रही है तो कप की डेप्थ को देखिए कि अगर ये 33%, 35% तक की लाइन के आसपास तक आगे ट्रेड कर रहा है और इस लाइन के आसपास जब कप की बेस जब यहाँ फॉर्म होता है तो ये बेस के आसपास इस समय पे कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर वाइकॉफ के टर्म की हम बात करें तो एफर्ट वर्सेस रिजल्ट आता है। तो जितने यहाँ पे एफर्ट्स होंगे, यहाँ पे कॉस्ट वर्सेस रिजल्ट, तो जितना लंबा समय ये इस बेस के आसपास स्पेंड करेगा, ब्रेकआउट के बाद उतना ही स्ट्रॉन्ग मूव आता हुआ दिखेगा। आप इसको कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि कोई भी रनर जो है वो, या कोई भी माउंटेनियर जो है वो माउंट एवरेस्ट को चढ़ रहा है, तो कुछ इस तरह का माउंट एवरेस्ट है, आप चढ़ना चालू किए। अब जब यहाँ पे जो माउंट एवरेस्ट पे जो बेस बनते हैं वहां पे आप जितना रेस्ट करते हैं उतना आसान होता है आपको अगली चढ़ाई पूरी करने के लिए। तो इसी तरह से इसको चार्ट पे देखिए कि एक जो आदमी है वो यहाँ तक आया है, उसकी पूरी एनर्जी स्पेंड हो चुकी है। अब वो यहाँ पे जितनी समय स्पेंड करके जितनी एनर्जी गैदर करेगा, जितना रेस्ट लेगा, जितना आराम कर लेगा, जितनी अपनी बॉडी को रीगेन कर लेगा, वापस से नेक्स्ट डे उसके लिए अगला जो पड़ाव पार करना है वो उतना आसान हो जाएगा। तो अगर एक घंटे का आराम करता है तो उसको अगले पड़ाव के लिए बहुत जल्दी रुकना पड़ेगा, लेकिन पूरा अगर दिन स्पेंड करता है, बहुत आराम कर लेता है, अच्छे से खा पी लेता है, एनर्जी गैदर करता है, तो नेक्स्ट डे के लिए उसकी जो डिस्टेंस वो कवर करेगा वो ऑलमोस्ट 4 या 5 टाइम्स होगा जिसमें 1 घंटे आराम किया है। तो उसको इसी तरह से देखिए कि जब बेस फॉर्मेशन हो रही है तो बेस फॉर्मेशन में 4 से 8 हफ्ते की अगर बेस फॉर्मेशन होती है कप की, ये पूरा अगर कप यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ खत्म हुआ है, अगर ये 4 से 8 हफ्ते की फॉर्मेशन होती है तो ये आइडियल फॉर्मेशन है। 4 हफ्ते से कम की फॉर्मेशन को थोड़ा सा सस्पेशन के साथ देखना चाहिए, क्योंकि इनफ एनर्जी गैदर नहीं होती है। अब इसका लॉजिक ये है कि कोई भी ट्रेंड, जब बड़ा ट्रेंड बनता है, ये तो आप और हम नहीं बनाते हैं, ये बड़ा ट्रेंड आता है ये इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी से आता है। तो इंस्टीट्यूशंस को स्टॉक को गैदर करने के लिए हमें 2005 शेयर खरीदने हैं, उनको लाखों में शेयर खरीदने हैं, तो वो एक एक दिन करके थोड़ा स्टॉक एक्यूमुलेट करते हैं। तो 4 से 8 हफ्ते जनरली किसी भी इंस्टीट्यूशन को लगता है पूरी अपनी क्वांटिटी एक्यूमुलेट करने के लिए। और ये डेटा कोई 1-2 चार्ट का नहीं, पिछले 100-125 साल के जो यूएस में स्टॉक्स ट्रेड हुए हैं उनके चार्ट को देखते हुए ये कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है कि 4 से 8 वीक्स की फॉर्मेशन एक आइडियल फॉर्मेशन होती है कप की। और इन 4 to 8 वीक्स में अगर मोर देन 2/3 टाइम या 50% ऑफ द टाइम इतने पैटर्न के अंदर जो आपके ट्रेंड के 1/3 लाइन के आसपास चल रहा है, इसके आसपास अगर टाइम स्पेंड हो जाता है तो मोस्ट लाइकली ब्रेकआउट जो है वो मल्टीपल टाइम्स रिटर्न देता है। ऑलमोस्ट अगर परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो 30% से 100% तक की मूव ब्रेकआउट के बाद आती हुई दिखती है। तो डेप्थ,
1/3 से ज्यादा ना हो, टाइम 4 to 8 वीक्स का हो, उसके बाद ब्रेकआउट आता है 2x वॉल्यूम्स ऑफ द 30-day मूविंग एवरेज ऑफ द वॉल्यूम। तो ये एक आइडियल पैटर्न होगा 30 से 100% तक की अप मूव लेने के लिए। ओके सर, नेक्स्ट क्वेरी आ रही है जो अभी फर्स्ट क्वेरी में आपने सम अप किया है टाइम एंड एफर्ट के ऊपर। जो क्वेरी आ रही है वो चार्टिंग पैटर्न्स के ऊपर आ रही है। क्या टाइम फ्रेम लेकर के चलना चाहिए, डेली चार्ट बेसिस पे या फिर आवरली चार्ट बेसिस? देखिए, अगर आप 1 से 5 दिन का सौदा करना चाहते हैं तो आपके लिए आइडियली अब यहाँ पे कैच आता है कि अर्ली टाइम फ्रेम देखिए इसलिए नहीं सही। अगर आप अर्ली टाइम फ्रेम की बात कर रही हैं तो मार्केट 9:15 पे खुलता है, तो आपकी आवरली कैंडल की फॉर्मेशन होगी 9:15 से 10:15 की, 11:15, अगली आएगी 12:15, 1:15, 2:15 और 3:15। लास्ट कैंडल जो आपकी अर्ली चार्ट पे दिखाएगा वो 3:15 से 3:30 की दिखाएगा और अगले दिन फिर 9:15 से अर्ली कैंडल स्टार्ट करेगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये आखिरी 15 मिनट इतना वेटेज कमेंट करता है कि इन एक एक घंटे के बराबर है। तो पहले चार्ट को इवनली डिवाइड कीजिए। टोटल 375 मिनट्स ऑफ ट्रेडिंग होती है, अगर इवनली डिवाइड करेंगे तो 75 मिनट्स आता है। तो आइडियली आपको आवरली नहीं 75 मिनट्स का चार्ट ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि 75 मिनट्स की 5 इक्वल साइज कैंडल फॉर्म होती हैं। या 125 मिनट्स का चार्ट ट्रेड कीजिए जहां 3 इक्वली साइज्ड कैंडल फॉर्म होती है, यानी पूरे दिन के डेटा को आप इक्वली इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अर्ली चार्ट की जगह अगर 75 मिनट्स चार्ट पे फोकस करेंगे तो आपकी थोड़ी सी क्वालिटी ऑफ एनालिसिस सुधरेगी। तो अगर 1 से 5 दिन का अगर आप सौदा करना चाह रहे हैं, 1 to 5 डेज अगर आपका टाइम फ्रेम है टू होल्ड द ट्रेड, तो आपको 75 मिनट्स चार्ट ट्रेड करना चाहिए। अगर आप 5 to 15 डेज का आपका टाइम फ्रेम है या इससे भी आगे बढ़ते हुए कुछ कुछ बड़े जैसे पैटर्न फॉर्म होते हैं, जैसे अगर 8 वीक्स का पैटर्न फॉर्मेशन है तो मान के चलिए कि एटलीस्ट 4 to 5 वीक्स ये अपना टारगेट अचीव करने में रखेगा। तो 5 से लेके 15 दिन या फिर 1 महीना या 3 महीने तक का अगर आपका होल्डिंग पीरियड है तो 5 दिन से लेके 3 महीने तक के सारे ट्रेड्स आपको डेली टाइम फ्रेम पे मिलेंगे। अगर आप थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म आपका व्यू है जहां आप 1 साल से ज्यादा स्टॉक होल्ड कर सकते हैं या आपको उस क्वांटम का गेन चाहिए, तो फिर आप वीकली चार्ट्स पे फॉर्मेशन देखिए जो लगभग आपको 50 से 60 हफ्ते तक के बाद टारगेट्स देंगे। और क्वांटम ऑफ मूव इसके मुकाबले यहाँ 3x होगा और इसके मुकाबले अगर वीकली चार्ट्स पे जाएंगे तो यहाँ 3x होगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि मैग्नीट्यूड मूव चाहिए या क्वांटम ऑफ मूव चाहिए। अगर क्वांटम चाहिए तो डेली और 75 मिनट्स चार्ट पे ट्रेड कीजिए। मैग्नीट्यूड मूव्स चाहिए कि 300 और 400% की मैग्नीट्यूड में मूव्स चाहिए तो फिर वीकली चार्ट्स जाके वहां पे ट्रेड्स करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेरी अगेन जूम प्लेटफॉर्म से आ रही है कि अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड खत्म करके एक नया ब्रेकआउट दे रहा है एंड कप एंड हैंडल पैटर्न अगेन बन रहा है, तो क्या उस लेवल पे ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए? इसमें बात करें कि आप ये कह रहे हैं कि ये डाउन ट्रेंड यहाँ खत्म हुआ है और इमीडिएटली इस तरह से कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, इसके ब्रेकआउट को अगर आप ट्रेड भी करेंगे तो जितने लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं वो सारे रेट आते ही अपना स्टॉक डंप करने आएंगे। तो यहाँ पे पूरी तरह से ऊपर सप्लाई खड़ी हुई है। कप एंड हैंडल पैटर्न इसीलिए हमने डिस्कस किया कि प्रीवियसली एक ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद अपर थर्ड्स में फॉर्मेशन होना चाहिए कि कोई भी किसी भी तरह की सप्लाई ना हो। ये 4 से 8 हफ्ते में जो भी यहाँ पे स्टक है वो धीरे धीरे करके अपना स्टॉक निकल चुके रहे। उसके बाद एक्सट्रीम राइट पे हम एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी की बात इसलिए करते हैं कि वॉल्यूम्स ड्रॉप होने की बात इसलिए करते हैं कि वॉल्यूम्स और वॉलेटिलिटी ड्रॉप होने का क्लियर मतलब है कि अब सप्लाई ड्रॉप हो चुकी है और यहाँ से जब ब्रेकआउट आएगा तो डिमांड इमर्ज होती हुई दिखेगी और इस डिमांड को फ्रेश सप्लाई नहीं मिलेगी, तो एक ब्लास्टिंग काइंड ऑफ मूव देखने के लिए मिलेगा। आगे जब हम नेक्स्ट सेशन में एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। ओके सर, खैर काफी सारे क्वेश्चन साइंड अप है। ट्रेडर्स की जो भी क्वेरी है वो डायरेक्टली मेल ड्रॉप कर सकते हैं research@laxmishree.com। थैंक यू सो मच सर फॉर इन टेकिंग दिस वेबिनार। थैंक यू। होपफुली ये जो वेबिनार है आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा इन टर्म्स ऑफ चार्टिंग पैटर्न एंड एनालिसिस। बहुत ही फेमस विलियम ओनील के द्वारा डिस्कवर किया गया ये कप एंड हैंडल पैटर्न आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड किन खास बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि ट्रेंड्स, कप की डेप्थ, हैंडल्स, वॉल्यूम्स एंड वॉलेटिलिटी, उसके साथ ये वेबिनार रहा है। Thank you all the traders and investors for joining this session. Thank you all and have a very cheerful trading.